नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज हम दो वीडियोस को देखेंगे। पहली वीडियो में मैंने आपको 28 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवा दिए हैं। आज हम 29 जुलाई के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रीलिम्स मंत्रा की डिस्कशन की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे ग्लोबल सेमीकंडक्टर पार्टनर के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली भारत ने सेमीकॉन इंडिया 2023 एक मीटिंग को अरेंज किया था, जहां पर गवर्नमेंट ने यह कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के सभी जो सेमीकंडक्टर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं या वो कंट्रीज जहां पर बड़ी बड़ी जायंट्स हैं इस चीज के, वो भारत में आके निवेश कीजिए। अब ऐसा कहने के पीछे हमारे पास 7 रीजन है। पहला, हम ट्रस्टेड, रिलायबल और चीप सप्लाई पार्टनर है। देखिए, भारत के अंदर अगर हम बात करें चाइना के मुकाबले जो लेबर रेट है वो अब सस्ती है। साथ ही साथ चाइना में आप देखते हैं डिक्टेटरशिप है एक तरह की, बट भारत में डेमोक्रेसी है और भारत रिलायबल है। आप जब चाहें तब ट्रस्ट कर सकते हैं इंडिया के ऊपर। जैसे अभी भी हाल फिलहाल में यूक्रेन क्राइसिस के दौरान हमने बहुत से देशों को फूड प्रोवाइड किया। जब कोविड आया तो उस समय भी हमने बहुत सी कंट्रीज को मेडिसिन प्रोवाइड की है। तो हम कहीं ना कहीं एक ट्रस्टेड पार्टनर है, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि आप भारत के अंदर आके निवेश कीजिए। दूसरी चीज, भारत स्टेबल है, रिस्पॉन्सिबल है और रिफॉर्म ओरिएंटेड है। मतलब आप चाहें उस हिसाब से भारत के अंदर हम चेंजेस ला सकते हैं। जो आपको एक इकोसिस्टम चाहिए इस इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तीसरी चीज, भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वो काफी इंक्रीज हो रहे हैं और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है इन सभी सेक्टर्स में। तो इस वजह से भी भारत के अंदर खपत बढ़ेगी इन चीजों की, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की, और यहां पर ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करके आपको प्रॉफिट मिलेगा। साथ के साथ इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो ग्रो कर रहा है। अब मिडिल क्लास जब ग्रो करता है तो आप देखेंगे कि उसमें फोन्स की रिक्वायरमेंट, टीवी की रिक्वायरमेंट, रेफ्रिजरेटर्स, ऐसी सभी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी और जिससे खपत अल्टीमेटली इंक्रीज होगी। पांचवा मेजर पॉइंट कहा जाता है कि भी भारत के अंदर जो पॉवर्टी है वो पहले की तुलना में कम हो रही है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज ही कर रही है। अगर पॉवर्टी किसी देश में कम होगी, लोगों की इनकम इंप्रूव हो रही है, तो वहां पर तरक्की आती है और तरक्की आती है तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की डिमांड इंक्रीज होगी। डिमांड इंक्रीज होगी तो यहां पर आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर्स चिप्स भी बहुत बिकेंगे। लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई भारत के अंदर चीप डाटा है। चीप डाटा मतलब कि भाई जो डाटा रेट है 1 GB डाटा का, वो ऑल ओवर द ग्लोब सबसे सस्ता पड़ता है और यही कारण है कि भारत के अंदर डाटा कंजम्पशन ज़्यादा है। अब डाटा कंजम्पशन ज़्यादा है तो उस हिसाब से फ़ोन भी चाहिएंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी चाहिएंगे और इसी वजह से आप देखेंगे कि भारत में ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स गुड की डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि डाटा रेट हमारा बहुत सस्ता है। अभी हाल फिलहाल के लिए एडवांस माइक्रो डिवाइसेस में एक $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आई है, जो 5 सालों में यूएस बेस्ड एक कंपनी, चिप बेस्ड कंपनी आपकी डालने वाली है। अगर बात की जाए प्रोडक्शन लेवल की, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट पहले $30 बिलियन का हुआ करता था, अब 2023 में $100 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। अगर बात की जाए सिर्फ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, तो 6 करोड़ मोबाइल भारत में पहले मैन्युफैक्चरिंग होते थे 2014 में, अब जो बढ़कर 80 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसे और ज्यादा इंक्रीज करें। तो यहां पर हमारे को जरूरत यह है कि ज्यादा से ज्यादा सेमीकंडक्टर्स की चिप भारत के अंदर ही डेवलप हो। तो इस वजह से भारत यहां पर सभी देशों को निमंत्रण दे रहा है कि आप आइए भारत के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अभी इसमें यूएसए और जापान सबसे प्राइम पार्टनर्स हैं हमारे। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के बारे में, जो कि आपका लोकेटेड है गुजरात के अंदर। गुजरात में कहाँ? गिफ्ट सिटी में। अब देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिटी है हमने हांगकांग और सिंगापुर की तर्ज पे ही बनाई है। देखिए, आप सभी को पता होगा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे किसी कंपनी के एक्विजिशन, मर्जर, ये जनरली हांगकांग, सिंगापुर या ऐसे कंट्रीज में होते हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हैं टैक्स हेवन्स हैं ये। अब इंडिया में भी हम चाहते थे कि भी ऐसी ट्रांजैक्शंस हो, इससे इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा। जैसे आप देखते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वो इन एरियाज में ज़्यादा प्रमोट होते हैं जहाँ पर आपको टैक्स की ज़्यादा लाइबिलिटी ना देखने को मिले, जहाँ पर टैक्स के लिए आपके रूल्स थोड़े मोल्डेड हो या थोड़े ईजी हो। तो ऐसा ही एक सेंटर हमने डेवलप किया है गुजरात के अंदर भी। अभी यहाँ पर एक आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें अब हमने कहा है कि भारत की जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, वो यहाँ पर डायरेक्टली अपनी इक्विटी को लिस्ट कर सकती है। अब इससे फायदा क्या है? देखिए, इससे 2 फायदे हैं। एक तो हमें ग्लोबल कैपिटल का एक्सेस मिलेगा, प्लस इंडिया की कंपनीज की वैल्यूएशन होगी और साथ के साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस मिल सकता है जब हम इस तरह से अपनी कंपनीज को लिस्ट करेंगे। अभी तक जो हमारा फ्रेमवर्क है उसके अंदर ये परमिटेड नहीं था कि आप ऐसे अपनी कंपनी को लिस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन अवेलेबल थे, जहां पर आप अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट
यानी कि एडीआर के अंडर अपने आप को अमेरिका में रजिस्टर करते, या जीडीआर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जहां पर आप पूरे ग्लोब में कहीं भी अपने आप को, जैसे यूरोपियन यूनियन वगैरह कहीं भी अपने आप को रजिस्टर करते, आप यहां पर जा सकते थे और इससे फंड रेजिंग कर सकते थे। अब हमारे पास एक और मौका है जहां पर हम अपने स्टार्टअप्स के लिए, कंपनीज के लिए ग्लोबल मार्केट का एक्सेस इंश्योर कर पाएंगे। अब यहां पर हमने एक और चीज लॉन्च की है, दैट इज कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, और इसके अलावा एक एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड। अभी इनके फंक्शंस कुछ ज्यादा डिफाइन नहीं किए गए, नियर बाय फ्यूचर में जब हम इनके बारे में सुनेंगे तो इनके बारे में जान लेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं। अभी के लिए इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। अभी रिसेंटली जापान और भारत के बीच में कुछ समझौते साइन हुए, जिसमें सबसे पहला तो ये हुआ है कि अगर मान लीजिए कल को ताइवान स्ट्रेट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है या एलएसी पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस समय भारत और जापान किस तरह से रिएक्ट करेंगे। यहां पर कहा जाता है कि हम एक दूसरे के साथ पीस टाइम कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत से सेक्टर्स में भारत और जापान के बीच में बहुत अच्छा कॉपरेशन देखने को मिल रहा है, चाहे आप सिक्योरिटी स्फीयर की बात करें, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलैटरल ट्रेड्स, पीपल टू पीपल कॉपरेशन और डिफेंस सेक्टर, इन सभी में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने मारुति सुजुकी मेट्रो रेल्स और हाई स्पीड रेल्स के लिए जापान को धन्यवाद किया, जो कि भारत को जापान की ही देन है, और भविष्य में ऐसी आशा जताई है कि भारत और जापान की जो ट्रेड्स हैं और ज़्यादा बेटर हो। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे वियतनाम के बारे में, जहां पर 53 लोगों को मास ब्राइबरी के केस में सजा दी गई है। वियतनाम के नॉर्थ में आपको देखने को मिलता है चाइना, अगर ईस्ट की बात की जाए तो आपको देखने को मिलता है गल्फ ऑफ टॉकिन। इसके अलावा पैसिफिक ओशन से ज़्यादातर ये घिरा हुआ है, साउथ चाइना सी भी इसी पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है आपके। देन यहाँ पर वेस्ट साइड में आपको देखने को मिलता है एक मेजर कंट्री लाओस और कंबोडिया। तो ये एरियाज आपको याद रखने। साउथ में इसके आपको गल्फ ऑफ थाईलैंड के आसपास का एरिया टच करता हुआ दिखाई देता है। तो ये एरिया है आपके वियतनाम के, जो आपको पता होने चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम जानेंगे फ्लैश फ्लड के बारे में, जो कि न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश में फ्लैश फ्लड से 48 लोगों को बचाया गया है। देखिए, फ्लैश फ्लड का मेजर कारण ये होता है कि जब आपको एक छोटे से टाइम स्पैन में बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिले, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में पानी रुक जाए और ये फ्लड लाइक सिचुएशन को जनरेट कर देता है, तो इसे कहा जाता है फ्लैश फ्लड। जनरली इसके भारत के अंदर मेजर कॉज है कि भारत के अंदर जो रेनफॉल है वो महज 4 मंथ के अंदर होती है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। इस वजह से भारत के अंदर फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा क्लाउड बर्स्ट, थंडरस्टॉर्म, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ये भी कुछ ऐसे मेजर कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, अगर मान लीजिए किसी हिली एरिया में आपको बादल फटने की घटना देखने को मिलती है, इसका सभी पानी डाउनस्ट्रीम आएगा, तो नीचे वाले इलाकों में आपको फ्लैश फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिल सकती है, मतलब वैली पार्ट में। इसके साथ साथ ग्लेशियर मेल्टिंग से भी सेम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे एक साथ आपका बहुत सा पानी रिलीज होगा और ये मेजर कारण बन सकता है फ्लैश फ्लड का उन एरियाज में जो कि आपके हाई हिली एरिया में देखने को मिलते हैं और वैली पार्ट में देखने को मिलते हैं। कई बार आपको कोस्टल एरिया में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे आपको पता होगा, भारत की जो कोस्ट लाइन है वो 7515 किलोमीटर की है। अब यहाँ पर क्या होता है कि कई बार साइक्लोनिक डिप्रेशन क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिशों के कारण आपकी जो वाटर लेवल है वो इन एरिया में इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर इस वजह से भी आपको फ्लैश फ्लड देखने को मिल सकता है। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी हैं और ये भी एक मेजर कारण है जिसकी वजह से आपको फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन पहले की तुलना में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही याद रखना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल। इस आर्टिकल में हम लोकेशन देखेंगे सूडान के बारे में, क्योंकि यहाँ पर आर्मी रिवोल्ट चल रहा है। मतलब यहाँ पर 2 धड़े हैं आर्मी के, आपस में भीड़ पड़े हैं। यहाँ पर पहले डेमोक्रेसी हुआ करता था, डेमोक्रेसी खत्म करके आर्मी का रूल आया। अब आर्मी के जो 2 प्राइम लीडर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरिया सूडान और खार्तूम वाला काफ़ी न्यूज़ में रहता है। अब यहाँ इसके आसपास की कंट्रीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले नॉर्थ में बात कीजिए तो आप इजिप्ट को याद रखना, क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पर आपका रेड सी आ गया। फिर आपको याद रखना इरित्रिया, देन इथोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड एंड लिबिया। ये मेजर कंट्रीज हैं जो आपको देखने को मिल जाती है सूडान के आसपास। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में, जिसे रोकने के लिए अब भारतीय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमें कुछ लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, ये तो आप सभी को पता है कि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से डिग्रेड नहीं होती है। मतलब ये नॉन बायोडिग्रेडेबल आपका वेस्ट है जो कि सालों साल आपके इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। इससे काफ़ी सारे आपके टॉक्सिक रिलीज होते हैं जो कार्सिनोजेनिक है, मतलब कि कैंसर कॉजिंग है। तो यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि प्लास्टिक वेस्ट को दुनिया से हटाने के लिए
हमें कुछ लीगली एक्टिव स्टेप्स लेने पड़े। इसके साथ साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किस तरह से भारत नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंदर प्रोग्रेस किए, इसके बारे में भी बताया गया। कहा जा रहा है कि नॉन फॉसिल फ्यूल की जो हम कैपेबिलिटी को बिल्ड करना चाहते थे भारत में, उसे 9 साल पहले ही हम अचीव कर लेंगे। उसके अलावा भारत टॉप 5 कंट्रीज में आता है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात की जाए रिन्यूएबल एनर्जी की तो। और हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए हैं जिनकी वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर पाए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, जिसके तहत हमने टाइगर की 70% पॉपुलेशन जो कि भारत में देखने को मिलती है उसे कंजर्व किया है। प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ऐसी बहुत सी चीजें हमारे को भारत के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अब वाटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने मिशन अमृत स्टार्ट किया, अमृत सरोवर, जिसमें हमने 63,000 वाटर बॉडीज को डेवलप किया है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। साथ के साथ नमामि गंगे प्रोग्राम में हमने गंगा की वाटर क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव किया, जिस वजह से गैंगटॉक डॉल्फिन की वापसी हो सकी है इस एरिया में। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही जानना था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे सह्याद्री प्लेट्यू के बारे में। देखिए, अभी रिसेंटली इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। देखिए, सह्याद्री आपके वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर मोनोकल्चर को प्रमोट कर रहे हैं हम। मोनोकल्चर इन द सेंस यहाँ पर हम प्लांटेशन को प्रमोट कर रहे हैं। प्लांटेशन में भी ज़्यादातर हमारा फोकस है मैंगो और कैशूनट के ऊपर। अब इसकी वजह से यहाँ पर जो फूड वैरायटी है, जो भी यहाँ पर आपको पहले जानवर देखने को मिलते थे, वो लिमिटेड हो गई है। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि इनके लिए जो यहाँ पर जानवर देखने को मिलते थे उनके लिए लिमिटेड फूड वैरायटी हो गई। दूसरी चीज़, अब इन क्रॉप्स को उगाने के लिए आप केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, तो केमिकल्स भी कहीं ना कहीं हार्मफुल इंपैक्ट डालते हैं इन स्पीशीज के ऊपर। तो दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि पहले यहाँ पर हरे भरे जंगल हुआ करते थे, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट हुआ करते थे। अब यहाँ पर आपको इंसानों की ज़रूरतों की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको एंडेमिक और ऑलमोस्ट थ्रेटेंड कैटेगरी की स्पीशीज देखने को मिलती थी, अब वो एक्सपोज्ड है समर की कड़कती धूप के और हैवी रेनफॉल के, जो इनको और ज़्यादा वनरेबल बनाता है। और आने वाले समय में इस वजह से हो सकता है कि इनकी पॉपुलेशन और तेज़ी से डिप्लीट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कई एम्फीबियन इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स इस एरिया में देखने को मिलते थे जो लूज रॉक्स के नीचे रहते थे। जैसे वाइट स्ट्रिप्ड वाइपर गीको आपको देखने को मिलता है रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग वाले एरिया में। एक आपको यूनिक लेगलेस एम्फीबियन देखने को मिलता है सेसाचारी कैलिनियंस। ये बेसिकली इसी एरिया में देखने को मिलता है आपको। बट आज की डेट में जो ह्यूमन यहाँ पर इंटरवेंशन देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से हमने नेचुरल हैबिटेट जो आपके सह्याद्री प्लेट्यू का था उसे डिस्ट्रॉय कर दिए और इससे वल्नरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है एनिमल की। यही इस आर्टिकल में आपको बताया गया है। तो एक बार आपने करना क्या है, आपने इन 2-3 स्पीशीज जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इनके बारे में गूगल सर्च करना है और आपको मेरे को ये बताना है कि इनका IUCN स्टेटस क्या है और अगर कोई इन एरिया में एंडेमिक है तो वो कौन सी स्पीशीज है। तो इस आर्टिकल में आपको इतना ही करना था। अब अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड करना है तो आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। नाम है UPSC मंच। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।